हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एसएफएम की और एक थ्योरी लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू चैप्टर एट डिजिटल फाइनेंस। नया ही रीडिंग है, एकदम ब्रांड न्यू रीडिंग है एंड इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड यस, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट हैज हैपेंड। अभी हाल फिलहाल के सालों में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, किस तरह से फिनटेक कमाल कर रहा है इंडिया में, उन सारी चीजों को हम एक्सपीरियंस कर रही हैं। और यूपीआई एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है देश भर में। तो ऑब्वियसली इस चीज के बारे में और इसके ऊपर में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलती है, इस चैप्टर में मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके थियोरेटिकल एरियाज को कवर करना। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है अबाउट ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्सेस डिजिटल फाइनेंस। हमें पता है, ये ऑलरेडी हमें पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है। तो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले कि भाई हम लोग डिजिटल फाइनेंस क्या है समझ लेते हैं। तो भाई डिजिटल फाइनेंस इज नथिंग बट बैंकिंग विच इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। एकदम सीधा सीधा मैं कहूं तो ये है डिजिटल फाइनेंस। यहां लिखा भी है डिलीवरी ऑफ traditional financial services but through digital devices like computers and smartphones. This is what we know as digital finance. यहाँ पे सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह भी सब कुछ इसी के कवरेज में आ जाता है। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, आज की डेट पे एक एफडी खोलनी है तो यू नीड नॉट विजिट द बैंक, करेक्ट। आप अपने ही ऐप पे एक एफडी भी खोल सकते हो। सो एफडी इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑब्वियसली, सो यू आर गेटिंग दैट। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह जो चाहिए या फिर कस्टमर कम्युनिकेशन भी चाहिए, ये सारा कुछ भी ऑन द गो हो जाता है। तो यू नीड नॉट गो टू द फिजिकल ब्रांचेस एंड आप अपने घर बैठे बैठे ये सब काम कर पा रहे हो। सो ऑल ऑफ दिस इज डिजिटल फाइनेंस। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेमेंट, सेविंग्स और क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है। बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पेमेंट करना, आपको सेव करना है, जो भी करना है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा कई नई सर्विसेज और मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स भी आए हैं जो कि पूरे के पूरे ऑनलाइन स्पेस पे बने हुए हैं। अब डिजिटल फाइनेंस में ऑल्दो वी आर नॉट इनटू फाइनेंस डायरेक्टली, बट हाँ, हम लोग की एजुकेशन भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं हो सकती थी। तो यस, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि नई सर्विसेज और नए तरह के बिजनेस मॉडल्स को भी जगह देते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग, मोबाइल एप्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये सारी नई नई चीजें हैं। इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि डिजिटल फाइनेंस में न्यूअर इनोवेशंस हैं। इसमें एक एक करके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो आजकल कई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऐसी है कि कई ऐसी वेबसाइट्स है जो कि हो सकती है कि आपको जब भी कोई स्टॉक है उसमें कभी भी कोई भी लेने लायक सिचुएशन आएगी, ठीक है, तो उस समय वो आपको ऑलरेडी पॉपअप करके बता देगा, एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे आपको एग्जिट मिल सकता है। तो नोटिफिकेशंस आ जाते हैं इन सब चीजों के। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। चार्ट खुद ब खुद स्टडी करके आपको रिजल्ट्स बता देते हैं। ऐसे कई वेबसाइट्स हैं ऑलरेडी इन द वर्ल्ड विच कैन बी यूज फॉर डिटेल्ड चार्ट अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा मशीन लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई एल्गो ट्रेडिंग को बैक टेस्ट कर रहे हो तो उस समय मशीन लर्निंग काम आती है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में ब्लॉक चेन्स वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं जिसपे क्रिप्टोज वगैरह बेस्ड आउट है। बिग डेटा एनालिटिक्स में बहुत बड़े डेटा सेट को अगर आपको एनालाइज करना है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर थिंग्स, तो वो सब आप कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है आपका एक्सेस टू योर फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है? ये सारी चीजें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। अब ट्रेडिशनल फाइनेंस और डिजिटल फाइनेंस के डिफरेंस को भी यहां समझा जा सकता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस की सबसे पहले लिमिटेड रीच है। अब हर जगह बैंक, हर जगह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं पहुंच पाते, लेकिन डिजिटल फाइनेंस में वाइडर रीच है, सब तक पहुंचा जा सकता है। फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है ट्रेडिशनल फाइनेंस में, डिजिटल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू कैन यूटिलाइज द डिजिटल टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज ऑब्वियसली हाई इन केस ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस, इट इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ डिजिटल फाइनेंस। ट्रेडिशनल में यूजर इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जबकि यूआई पे ज्यादा काम होता है। डिजिटल फाइनेंस में तो यूजर इंटरफेस इज मच बेटर। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लिमिटेड है, लेकिन अब अगर हम बात करें अबाउट डिजिटल फाइनेंस तो ये एक एक करके लोगों को जोड़ते जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करते जा रहा है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इन फाइनेंशियल सर्विसेज को अब यूज कर पा रहे हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एसेट्स का कोई कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल फाइनेंस में नहीं है।
डिजिटल फाइनेंस का ऑब्वियसली है सबसे बड़ा रोल ही डिजिटल एसेट्स की तरफ में, उसके ऊपर हम जाएंगे। फिजिकल करेंसी होती है ट्रेडिशनल फाइनेंस में, यहाँ पे हम लोग डिजिटल करेंसी के थ्रू काम कर सकते हैं, जो कि अगेन सेंट्रल बैंक के तरफ से हो सकता है आए। अब इसमें डिजिटल रूपी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया में, तो डिजिटल रूपी का काम क्या है, उसका काम यही है कि आपको जो करेंसी अपने हाथ में और अपने वॉलेट में रहती है वो अब आपके ऐप में रहेगी, सो यू कैन बेसिकली यूज दैट, एक्सेस कर सकते हो उसको। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ट्रेडिशनल और आपके आज की डेट पे डिजिटल फाइनेंस को डिफरेंशिएट करते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल फाइनेंस। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सरकार को भी बेनिफिट है, लोगों को भी बेनिफिट है और बैंक्स को भी बेनिफिट है। तो सबको नटशेल में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले डिजिटल फाइनेंस जीडीपी को बूस्ट कर सकता है, ये तो 100% बात है। आज अगर हम बात करें अबाउट डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, तो सारा काम स्मूथ हो गया है, फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जीडीपी में तेजी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। इंडिया डिजिटल हो गया। अब आप खुद सोचो कि कितने जल्दी सभी लोग फाइनेंशियली इंक्लूजन में आ रहे हैं, सभी फाइनेंशियली इंक्लूड हो रहे हैं। अब आज की डेट पे एक सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट अगर ले रहा है तो उनके बैंक्स में पैसे जा रहे हैं और वो पैसे अल्टीमेटली वो लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड वो इन्वेस्टमेंट से इंडिया की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगी एंड जिससे जीडीपी में भी आपको एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो ये एकदम 100% बात है कि जीडीपी बूस्ट होगी एंड काफी डाइवर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी वक्त वक्त पे आ रहे होंगे। इसके अलावा बैंक्स के लिए अगर हम बात करें तो बैंक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उन लोग को अब कम पैसे में ज्यादा सर्विसेज देने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा बैंक्स के केस में। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, तो अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ चार्ज करना चाहती है दे कैन चार्ज इट, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे फिर टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाते हैं, सो गवर्नमेंट को उस पर काफी ज्यादा फायदा है। गवर्नमेंट कैन टेक टैक्स रेवेन्यूज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और सब रिपोर्टेड है तो कच्चा पक्का नहीं होता है एंड सारी चीजें यहाँ पे आपको टैक्स यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। डिजिटल फाइनेंस मनी मार्केट रेगुलेटर्स के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि अगेन काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी का टेंशन खत्म। अब आपको ये टेंशन नहीं है कि भैया नोट कोई नकली छाप लेगा वगैरह, वो सब होगा नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, पैसा कच्चा पक्का नहीं होगा। सो ये सारी चीजें ऑब्वियसली डिजिटल मनी के साथ में बेटर चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अबाउट डिजिटल फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर कंट्रोल ओवर पर्सनल फाइनेंस मिलता है, वो 100% बात है। अगर आपके पास कैश होता है तो कैश कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता है, बट वहीं पे अगर आप फाइनेंशियली सारे ट्रांजैक्शंस अपने बैंक से करने जाओ तो यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ दैट एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोल भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, क्विकर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो एंड पेमेंट्स भी फटाफट ले सकते हो, दे सकते हो, तो वो भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा ये सारी बैंकिंग सर्विसेज को पोटेंशियली अफोर्डेबल कर सकता है, जिससे हर उस गरीब के पास में भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंच जाए जिनके शायद गांव में या शहर में जो जहां पे भी रहते हैं वहां पे बैंक्स नहीं पहुंच पाई हैं, तो भी फाइनेंशियली वो खुद को इंक्लूड कर सकते हैं बाय वे ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। इसके अलावा डिजिटल फाइनेंस जो है वो एक्सपैंड करा फाइनेंशियल सर्विसेज को टू इवन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू इंडिविजुअल थ्रू मोबाइल फोन एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि नॉन बैंकिंग सर्विसेज भी अगर आपको करनी है तो भी हो जाएगा, तो वो सारी चीजें भी अगेन आपके जैसे यूपीआई है फॉर एग्जाम्पल, तो यूपीआई इज प्राइमरली मेंट फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड रिसीविंग पेमेंट्स, तो ये सारा काम यूपीआई से बड़े आराम से हो रहा है, आपको बैंक की बाकी सारी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके बिजनेस में उसका काफी पॉजिटिव रोल है। टॉपिक नंबर 2 इज डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अगर हम डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम की बात करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच फैसिलिटेट्स द डिजिटल फाइनेंस। तो यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा है जितने भी यूजर्स और पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इकट्ठे आकर के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करते हैं इन द डिजिटल एनवायरमेंट, दिस ऑल मेक्स और आई वुड से दिस ऑल comprises of the digital finance ecosystem। डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसमें पहला ऑब्वियसली है इंटरनेट। थैंक्स टू मुकेश भाई अपना इंटरनेट इंडिया में सस्ता हुआ, और पहले तो काफी फ्री हो गया था बट आप आज की डेट पे काफी हद तक सक्सेसफुल है और सस्ता है और बहुत दूर तक पहुंच चुका है। सबके पास में आज की डेट पे कम से कम 4G नेटवर्क है, कई जगहों पे 5G नेटवर्क भी है एंड आने वाले टाइम पे इस पे इंटरनेट की पेनिट्रेशन और बढ़ेगी बिकॉज ऑफ ह्यूज लेवल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट का सस्ता हो जाना। दिस हैज एक्सपेंडेड वेरियस सेक्टर्स, इसमें एजुकेशन ऑब्वियसली एक बड़ा सेक्टर है ही, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल भी इंटरनेट हैज हेल्प्ड अ लॉट।
तो डिजिटल फाइनेंस में इंटरनेट बिना तो देखो काम होगा ही नहीं. इंटरनेट पेनिट्रेशन शुड बी इन सच अ वाइड स्केल कि हर किसी के हाथ में एक ऐसा स्मार्टफोन हो जिसमें इंटरनेट एक्टिवेटेड हो. जिस दिन ये हो जाएगा आप समझ लो डिजिटल फाइनेंस और बेटर और बड़ा हो जाएगा. इसके अलावा मोबाइल टेलीकॉम और डिजिटल कम्युनिकेशन सूट्स वगैरह हैं और एप्लीकेशंस है, ये भी इसी में इंक्लूडेड है. अब अगर यही हम इंटरनेट की बात करें तो ये इंटरनेट अब हमारे फोन्स में भी है. इसके अलावा कई तरह के और एप्लीकेशंस हैं जो इस इंटरनेट बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हमको एक्सेस करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी बैंकिंग को, जैसे यूपीआई की अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो फोन पे, भीम, जितने भी ऐप्स हैं ये आपको एक तरह से क्या करवाते हैं, ये आपको बैंक की सर्विसेज से कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करवा देते हैं. सो दीज एप्लीकेशंस आर हेल्पफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ पेमेंट एंड ऑब्वियसली दीज आर आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके अलावा डेटा सेंटर्स एंड नेटवर्क्स होते हैं, ये ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है. ये डेटा सेंटर्स और नेटवर्क से ही क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सब कुछ हो रही है. यू आर एबल टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यू कैन नॉट रिलाई ऑन फिजिकल कैपेसिटीज, यू हैव टू डू इट ऑल ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑब्वियसली उसके लिए डेटा सेंटर्स और नेटवर्क्स की जरूरत है. Furthermore, we have enterprise portal platform systems and software. These are again those softwares and those things which are helping you to work in the digital space. इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज वापस रिपीट होते जा रहे हैं सारे पॉइंट्स. क्लाउड सर्विसेज भी वापस वही हैं जहां पे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपने सॉफ्टवेयर्स को होस्ट करते हैं एंड यू आर एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशंस वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर. ऑपरेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है वेबसाइट्स पे, तो अगर वो प्रॉपर्ली एनक्रिप्टेड नहीं होगी तो लीक हो जाएगी, कैन कॉज फाइनेंशियल डैमेजेस टू द कस्टमर्स. एंड लास्ट में एपीआई एंड इंटीग्रेशंस हैं. एपीआई इज अ बेसिक थिंग. जैसे आप हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे देन यू वुड फाइंड कि वहां पे एक व्हाट्सएप का बटन है, तो आप जैसे ही उस व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो यू आर रीडायरेक्टेड टू अवर व्हाट्सएप, तो आपके व्हाट्सएप की हमारे चैट चालू हो जाएगी. तो वो कैसे हो पा रहा है, बिकॉज वी हैव इंटीग्रेटेड व्हाट्सएप एपीआई इनटू अवर वेबसाइट. तो जैसे ही उसको डाला है तो अब आप उसको क्लिक करोगे सीधे व्हाट्सएप के इंटरफेस में चले जाओगे. इस तरह की एपीआई जगह जगह है. अगर हम बात करें अबाउट क्यूआर कोड्स एंड एवरीथिंग, तो इनको स्कैन करने के लिए भी सारी यही सब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जहां पे यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एपीआई विच इज टेकिंग यू फ्रॉम देयर टू द मेन वेबसाइट. तो ये सारी चीजें हो रही हैं. यहाँ यही सब लिखा है that it ensures seamless functioning of enterprise systems by processing requests and connecting different applications. आगे बढ़े अगर हम, तो डिजिटल मनी में कार्ड्स, सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी वगैरह बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है. नाउ दिस इज परहैप्स द बिगेस्ट कॉलम आई बिलीव, बहुत बड़ा है एंड इसको धीरे धीरे हमें डिस्कस करना है. काफी सारी बातें यहाँ डिस्कस करने को. सबसे पहले हम डिजिटल मनी में आते हैं. क्या आपको पता है इंडिया में भी डिजिटल रूपी लॉन्च हो चुका है एंड आप एक्चुअल में उस डिजिटल मनी को एज योर करेंसी यूज कर सकते हैं. जाइए जहां पे भी स्कैन करना है, पेमेंट करना है, सब करिए. ये सब आया क्यों? ये सब आया क्योंकि हम ई मनी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. इस ई मनी में ऑब्वियसली आपके सारे डेबिट कार्ड भी इसी के डेफिनेशन में आ जाते हैं. सो ऑल द प्लास्टिक मनी दैट यू हैव, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कोई भी और स्टोर वैल्यू कार्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपके डिजिटल मनी के डेफिनेशन में आ जाते हैं. सेंट्रल बैंक इसको इशू करेगी तभी ये मान्य है, नहीं तो ये मान्य नहीं है. इसी रीजन से इंडिया में क्रिप्टोज आर प्रोहिबिटेड और क्रिप्टोज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. सो दैट इज अ गुड थिंग. इसके अलावा और चीजें ये है कि आप इनको डिजिटल वर्जन ऑफ कैश की तरह स्टोर भी कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रांसफर इट टू अदर पीपल एज वेल. अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण काम किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ने, जो कि है CBDCs. अब ये क्या करते हैं, ये आपको डिजिटल टोकन्स इशू करके देते हैं जो कि ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक की तरफ से इशूड हैं. दीज आर पेग टू योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कंट्रीज फिएट करेंसी. सो बेसिकली आपको जब डिजिटल रूपी में आप जब अपने पैसे डालते हो तो सपोज ये एक वॉलेट की तरह फंक्शन करेगा. तो आपने 100 रुपए अगर अपने बैंक से उठा के वहां डाले तो आपको लिटरली वहां एक 100 रुपए का नोट मिल जाता है. तो दैट रियली हैपेंस. और ये आपको बेसिकली और कुछ नहीं हो रहा है, आपकी फिएट करेंसी जो है उसी के बदले आपको पेग करके, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू अगर फिएट करेंसी की है तो 100 रुपए का ही आपको वैल्यू मिल जाएगा इन योर डिजिटल रूपी. यू कैन स्पेंड दैट ऑन एनी ट्रांजैक्शन. करेक्ट. तो उस तरह के ट्रांजैक्शन में इसकी मदद हो सकती है. कईयों को ऐसा लगता है कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब 100 रुपए मेरे पास है वर्सेस 100 रुपए अगर फोन में है तो बेटर है ना हाथ में हो. तो भाई ये गवर्नमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि आपके हर एक स्पेंडिंग का गवर्नमेंट के पास हिसाब हो. समझे? सो इट इज ऑल अबाउट टैक्सेस, कच्चा पक्का एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इसीलिए ये पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा मुहिम ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है.
आने वाले सालों में, और मुझे लगता है गहराएगा ही ये यहाँ से। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी में ये फायदा है कि आप स्टोरिंग और ट्रांजैक्टिंग आराम से कर सकते हैं एट रिड्यूस्ड कॉस्ट, आपको पैसे को लेकर के झंझट नहीं है। इसके अलावा सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा हर चीज का। सिक्योर पेमेंट सिस्टम में कंपटीशन इंक्लूड होगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा। परफेक्ट है। अब सीबीडीसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है कि सीबीडीसी इज जस्ट लाइक रेगुलर मनी। तो हम जो डिजिटल मनी की बात करें वो रेगुलर मनी जैसा ही है। एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को कोई कंट्रोल नहीं करता है, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। बट अगर हम बात करते हैं अबाउट सीबीडीसीज, दीज आर डिजिटल करेंसीज विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स। और ये कई जगह इशू ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि अगर हम बात करें बहामास की, तो बहामास में इंट्रोड्यूस हो चुका था, नाइजीरिया में भी इंट्रोड्यूस हो गया। इंडिया में इसको रोल आउट करने की बात थी 2022-23 के फिस्कल ईयर के अंदर, जो कि ऑलरेडी रोल आउट हो गया है। सम सेक्शन ऑफ पीपल ऑलरेडी हैव एक्सेस टू दिस, आने वाले टाइम पे और सबको मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। डिजिटल एसेट्स और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करेंगे, और अब स्टेबल कॉइन्स क्या नई चीज आ गई है उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। आइए जी, सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं विथ डिजिटल एसेट्स। तो बहुत सिंपल है, कोई भी एसेट को अगर आप स्टोर कर सकते हो डिजिटली एंड उसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कुछ उसकी वर्थ होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल एसेट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एनएफटीज। लोगों ने बहुत पैसे यहाँ गंवाए हैं। एकदम रिसेंटली लोग अलग अलग से कार्टून और पता नहीं क्लिप आर्ट क्या क्या खरीद करके बैठते थे और सोचते थे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये बोल करके कि ये डिजिटल एसेट है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। कईयों की हुई, कईयों की नहीं हुई। पर ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि आपको कोई फोटो बेचनी है तो आप उसे एक फोटो को डिजिटल एसेट बना सकते हो, इलस्ट्रेशंस को, लोगोस को, एनिमेशंस को, ऑडियो विजुअल मीडिया को। तो किसी भी चीज को जो कि एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर की जा सकती है और आप उससे एक वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, उसे हम डिजिटल एसेट बोलते हैं। एंड ये बाकायदा बेचे जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूं, थ्रू एनएफटीज। अब एनएफटीज क्या है? एनएफटीज बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बेस्ड आउट है और यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि आपको ओनरशिप का ना एक एक करके सब मालूम रहेगा कि इसको पहले किसने ओन किया, फिर उसके बाद अब कौन ओन कर रहा है। तो ओनरशिप राइट किसकी है, क्या है, वो आपको एक अंदाजा लगता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन कोड्स और मेटा डेटा यूज होता है और ये क्रिप्टो करेंसीज के जैसा भी है बट क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा अलग भी है, क्योंकि एनएफटीज यूनिक होती है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है ना, इंटरचेंजेबल होती है। तो अगर आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है और मेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी है तो हम उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों सेम हो। मान लो आपके पास बिटकॉइन है, मेरे पास बिटकॉइन है, सो यू कैन इंटरचेंजेबली यूज इट। बट अगर हम एनएफटीज की बात करें तो आपके पास जो होगा वो एक यूनिक पीस होगा, मेरे पास जो होगा वो एक यूनिक पीस होगा। सो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी वर्क लाइक दैट, इंटरचेंजेबल नहीं है। अब यहाँ पे सारे डिजिटल आर्ट वर्क, रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं, उन सब केसेस में हम एनएफटीज यूज कर सकते हैं। यहाँ रियल एस्टेट तक मेंशन्ड है। अगेन, रियल एस्टेट की जो ओनरशिप है उसको आप डिजिटलाइज कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ओनरशिप किसके हाथ में है। अब ऐसे बहुत सारी चीजों को खरीदा और बेचा गया और इनको एसेट टोकनाइजेशन से शुरुआत होती है इसकी, यानी किसी भी एसेट को टोकन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसका बेसिकली एक टोकन बनाया जाता है। सो टोकनाइजेशन होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। बेनिफिट यही है कि इंक्रीज लिक्विडिटी है, लेवा बेची बहुत आसान हो जाती है, पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय एंड सेल, फेयर प्राइसेस आपको मिलने की बात तो कही गई है, मे हैपन मे नॉट हैपन, मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाता है। क्लियर। अब एनएफटीज जितने भी हैं ये सारे खरीदे और बेचे जा सकते हैं, इनके भी एक्सचेंजेस होते हैं। एंड 2014 से ये वैसे है तो सही बट ज्यादा पॉपुलर अभी रिसेंटली होने शुरू हुए जब लोग डिजिटल आर्ट वर्क को खरीदना और बेचना किए ऑनलाइन। पोस्ट कोविड कहना सही रहेगा। हाँ, हालांकि रिसेंटली लोगों ने एनएफटीज में बहुत पैसे गवाए भी। आपने सुना होगा किसी ने कोई बंदर की फोटो ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट ऑल द वैल्यूज इन द एनएफटी। तो ये सब डेंजरस भी होते हैं, एटलीस्ट जब तक इनकी एक रेगुलेटेड स्पेस में एंट्री नहीं हो जाती है, जब तक सरकारें इन सबको हाँ नहीं बोल देती है, तब तक ये बहुत रिस्की है। मेरा काम आपको एडुकेट करना भी, इसलिए साथ साथ ये समझाते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि किसी भी कोई सेंट्रल बैंक की तरफ से ऑथोराइज्ड नहीं है और इनकी बैकिंग में भी हो सकता है कुछ चीज हो, कुछ चीज ना भी हो।
तो इनकी बैकिंग कुछ नहीं है, बस ऐसे ही इनके भाव ऊपर नीचे जा रहे हैं। पीपल आर क्रिएटिंग डिमांड, पीपल आर क्रिएटिंग सप्लाई, एंड इसी की वजह से इनकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे जा रही है। ये होती है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे पीयर टू पीयर सिस्टम है, यानी लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और बीच में कोई भी तरह का आपका सेंट्रल बैंक नहीं है। ऑनलाइन डेटाबेस होता है हर चीज का और सारा पब्लिक लेजर्स में स्टोर्ड रहता है इन द नेम ऑफ ब्लॉकचेन। तो फिर ये भी एक फायदेमंद बात है। अब यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये एक डेटा माइनिंग के प्रोसेस से बनती है, जो कि काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद होता है, एंड कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो क्रिप्टो करेंसीज को बनाना अपने आप में एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी करेंसी है उसको खरीदा जा सकता है थ्रू ब्रोकर्स, और स्टोर पे जाके भी आप खरीद सकते हैं और अपने क्रिप्टो करेंसी के जो वॉलेट्स हैं, क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट्स, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो इसमें बिटकॉइन, इथेरियम तो बहुत हुआ था पॉपुलर, और भी इसमें एग्जांपल्स हैं। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म है, और दूसरा आपको ना एक देश और दूसरे देश के बीच में कोई करेंसी बैरियर ही नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल आप यूएस में हो, वहां क्रिप्टो करेंसी है, खर्च कर लो। आप यूके चले जाओगे, वहां पे भी क्रिप्टो करेंसी खर्च कर लो। तो इसका मेन एजेंडा यही था कि हमको डिसेंट्रलाइज फॉर्म में पैसा यूज करना है, हमको किसी बैंकिंग नेटवर्क के भरोसे में नहीं रहना है। तो ये एक इसका एडवांटेज के तौर पे पेश किया जा रहा था। इसके अलावा बोला गया था कि भाई यहाँ पे दो पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है और बीच में बैंक की जरूरत ही क्या है, तो कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होगा या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा इस पूरे ट्रांजैक्शन में, जो कि अगेन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था। आप इससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करने की संभावनाएं हैं। करेंसी में तो नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है और ये हाईली लिक्विड है और इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है इन्वेस्टर्स को। तो कब तक आप स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में पैसे डालोगे, थोड़े क्रिप्टो में डाल के तो देखो। अब ये इनिशियली वादे तो किए गए थे, लोगों ने भयंकर पैसे गवाए हैं इसमें। डिसएडवांटेजेस में यही है कि नंबर 1, क्रिप्टो करेंसीज के जो क्लेम्स है वो एनोनिमस है, बट दे कैन एक्चुअली लीव अ डिजिटल ट्रेल। अब ये लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी किसके पास है किसके पास नहीं है ये आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है, आपका पैसा कहाँ गया क्या नहीं गया किसी को नहीं पता चलेगा। बट ऐसी बात नहीं है, इसकी भी एक डिजिटल ट्रेल रहती है। तो पकड़ने के टाइम पे शायद पकड़ा जा सकता है लोगों को कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से कहाँ गायब हुआ। हालांकि लोगों ने पैसे ऐसे उड़ाए हैं, बहुत फ्रॉड्स हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस में। मनी लॉन्ड्रिंग को भी ये फैसिलिटेट करता है, जाहिर सी बात है, टेररिस्ट फंडिंग वगैरह इन सारे कामों में क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा सकता है। कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एनी कंट्री। ये हाईली कंसंट्रेटेड है, कुछ लोगों के हाथ में ही, ज्यादातर लोगों के पास में ये नहीं है, तो और बहुत जिनके पास है बहुत कम है। तो ज्यादातर जो ओनर्स होते हैं इसके, जो माइनर्स होते हैं, उन्हीं के पास में ये रहता है। एंड कहीं ना कहीं एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करने की चेष्टा की जा रही थी कि चलो लेट्स क्रिएट मनी, और वो क्रिएशन ही था क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ पे ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते वक्त बहुत एनर्जी लगती है, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, हाईली वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे काफी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, वो भी एक डर है। एंड इसके अलावा कई एक्सचेंजेस ही गायब हो गए भाई, कई एक्सचेंजेस ऑलरेडी हैक हो गए, गायब हो गए, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को भारी लॉस हुआ। इंडिया की अगर सिचुएशन आपको अभी तक मैं बता दूं तो भाई इंडिया में प्रोहिबिट हो चुकी है प्राइवेट करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज। हालांकि इंडिया इज बीइंग वेरी वॉचफुल और इंडिया चाहता है कि हमारी भी कुछ ऐसे डिजिटल करेंसी आए, और इंडिया इस बारे में सोच भी रही है। और कुछ भी अगर क्रिप्टो करेंसी या फिर में डिजिटल करेंसी आएगी तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी, जैसे कि सीबीडीसी का जो काम हो रहा है, जो डिजिटल रूपी वाला बात हो रहा है, दैट इज बीइंग अलाउड, और आरबीआई इसको शुरू कर रही है। आगे आने वाले टाइम पे और ज्यादा इसमें तेजी दिखेगी। अब बिटकॉइंस और बाकी सारे कॉइन्स के बाद ना आए आपके स्टेबल कॉइन्स भी इनटू प्रैक्टिस। नाउ व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स? कुछ नहीं, इट इज अगेन अ क्रिप्टो करेंसी, बट ये क्रिप्टो करेंसी की खास बात ये है कि ये मच मोर स्टेबल है देन द अदर क्रिप्टो करेंसीज। तो ये किसी ना किसी रिजर्व एसेट के साथ में पेग्ड रहता है, यानी कि इनके बेसिस में कुछ होता है, ठीक है। बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हमने देखी उसके बेसिस में कुछ नहीं है, देयर इज नो रिजर्व। बट अगर हम स्टेबल कॉइन्स की बात करें तो इनके रिजर्व में कुछ ना कुछ होता है। नाउ दिस इज गोइंग बैक टू दोस ट्रेडिशनल डेज जब करेंसी इशू करती थी एक सरकार, तो उसके लिए गोल्ड रिजर्व रखती थी। अब वैसे ही ये करेंसी जब इशू हो रही है तो इसके बदले कुछ ना कुछ रिजर्व में है। अब वो रिजर्व में हो सकता है कि कोई करेंसी हो, वो रिजर्व में हो सकता है कोई कमोडिटी और गोल्ड जैसे एग्जांपल है, या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी को भी इसके बेसिस में रखा जा सकता है। अगेन यहाँ पे भी वही है कि टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ एसेट इंट्रोड्यूस होता है, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में डाला जाता है ताकि यहाँ पे बेटर एक्सचेंज हो सके, वैल्यू फटाफट ट्रांजैक्शंस हो सके। एंड यहाँ पे ये भी बोला है कि स्टेबल कॉइन को एवरीडे करेंसी के तौर पे यूज किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है
और ट्रेडिशनल क्रिप्टो कॉइन से ये काफी डिफरेंट है। फाइनली ये बोला है कि इससे काफी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी किए जा सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली जस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बट वेयर द I would say the amount of money is referred in the terms of stable coins rather than actual rupee। तो ये सारी चीजें इनसे की जा सकती है अबाउट स्टेबल कॉइन्स। अगेन ये कितना हद तक सक्सेसफुल है नहीं है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब स्टेबल कॉइन्स के कई सारे वेरिएंट्स हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव इन देयर रिजर्व्स, जैसे कि फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स में जो रिजर्व होगा वो कोई ना कोई फिएट करेंसी होगी। तो अगर इंडिया में इशू होगी तो इंडिया का जो रुपी है उसी को रिजर्व बना करके उसकी एक करेंसी बनाई जाएगी, क्रिप्टो करेंसी बनाई जाएगी। अब आप कहेंगे इसका मतलब ही क्या है, मतलब 100 रुपए का अगर हम क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो 100 रुपए उसके रिजर्व में पड़े हैं, चलो समझ में आता है, लेकिन फिर इसकी जरूरत ही क्या है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि इस तरह की क्रिप्टो करेंसी की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ही की डिजिटल करेंसी निकाल लेंगे। अब इस डिजिटल रुपी में एक फायदा क्या है, डिजिटल रुपी में फायदा यह है कि गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है और गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके बेसिकली ट्रांजैक्शंस को ट्रैक बैक कर सकती है। यहाँ पे कई चीजें मेंशन्ड है, ठीक है, जैसे कि ये बात लिखिए, द वैल्यू ऑफ दीज स्टेबल कॉइन्स इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट द इशुअर होल्ड्स इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इन द रिजर्व। अब मैंने क्या बोला, आपको जब एक 100 रुपए का आपने स्टेबल कॉइन खरीदा होगा तो आपको ये बताया जाएगा कि आपके रिजर्व में 100 रुपए ही है, तो ये एक इसको स्टेबल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कमोडिटी बैक्ड, इसमें अच्छा एग्जांपल गोल्ड हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, आप जब कोई भी करेंसी लेते हैं तो उसकी उस दिन की जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी उतना रिजर्व के तौर पे मान लिया जाएगा कि आपके पास है, एंड ये भी आपकी काफी हद तक जो वोलेटिलिटी है उसको कम करता है। यहाँ पे ये बात लिखी है दैट द वैल्यू इज टाइड टू सम फिजिकल कमोडिटी व्हिच कैन बी गोल्ड और रियल एस्टेट। क्रिप्टो बैक्ड भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जो बेसिकली ये स्टेबल कॉइन्स जो हैं इनकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम सम क्रिप्टो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये एक डबल डेकर क्रिप्टो नजर आता है, बट इस तरह के भी आपके स्टेबल कॉइन्स बन जाते हैं। और फिर आते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स, जिनमें कोई भी बेस नहीं होता है, इनका कोई भी पेगिंग नहीं हो रही होती है, लेकिन सारा का सारा इसका जो वैल्यू है वो एल्गोरिथम डिसाइड करता है, कोई लोग डिसाइड नहीं करते। बाइंग एंड सेलिंग से इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, एंड ये एल्गो के थ्रू होता है। हाँ, इसकी खास बात यही है कि ये क्रिप्टो करेंसी जितना वॉलेटाइल फिर भी नहीं है, और इसको आप लेसर वोलेटिलिटी के साथ में भी यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस अगर हम बात करें स्टेबल कॉइन्स की, तो सबसे पहले लोग इन पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल तो। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए जिसने स्टेबल कॉइन इशू किया है, तो भले ही रिजर्व में कितना भी कुछ हो वो रिजर्व आपके हाथ नहीं लगेगा, बैंकरप्ट होने पे आपके पूरे स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसके अलावा होल्डर्स टू डिक्लेयर सॉल्वेंसी टू मेंटेन ट्रस्ट इन द कॉइन एंड इट्स वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इसको यूज कर रहा है वो खुद भी अपनी सॉल्वेंसी प्रूव करे और लोगों का पैसा ना डुबा दे। इसके अलावा अनरेस्ट है इन द फिएट और कमोडिटी मार्केट्स, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स aren't meant for trading gains। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है कि यार स्टेबल कॉइन से अभी भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए किसी भी करेंसी को लेकर के। तो ये स्टेबल कॉइन्स की एक लिमिटेशन है। Next we jump on to important things like digital financial services, wallets, UPI, neobanks, fintech। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट DFS। Now DFS is digital financial services। तो आप जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज को अज्यूम कर सकते हैं, whether it be investing, whether it be borrowing or it be even insurance, ये सारी चीजें डिजिटली आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है। क्लियर? यहाँ पे ऑफर करने के लिए बैंक्स तो है ही, इसके अलावा और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये सारी सर्विसेज ऑफर करती हैं। जो टेक्नोलॉजीज यहाँ यूज होती है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, ताकि आप कहीं से भी कोई भी डेटा एक्सेस कर पाएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डिजिटल, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स ताकि आपका डेटा इनक्रिप्टेड रहे और प्रॉपरली हमें इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता रहे कि ट्रांजैक्शन कब कैसे क्या हुआ। पीयर टू पीयर एप्लीकेशन है, यानी लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एडवांटेजेस में यही है, देखो कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ। आप सारे एडवांटेजेस को ना यूपीआई सोच करके सोचो तो आपको समझ में आएगा। कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हुआ, हाँ हुआ। ईज ऑफ एक्सेस हुआ, हाँ हुआ, हमें कोई बार बार चेक वेक नहीं फाड़ने पड़ रहे। इसके अलावा स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस है, हाँ एकदम है, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी नहीं है। तो ये बड़े एडवांटेजेस हैं ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। मेजर डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आए थे डिजिटल वॉलेट्स। अब इसमें सब कुछ वो
यूपीआई के जो यूपीआई से पहले जो डिजिटल वॉलेट्स आए थे, आई थिंक वी स्टार्टेड विद पेटीएम, पेटीएम के साथ में वो मोबिक्विक वगैरह, इस तरह के कई सारे वॉलेट्स आए थे जहां हम पैसे लोड कर सकते थे और बाद में उसको ट्रांजैक्ट कर सकते थे फॉर योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो यही बात यहाँ लिखी है, उनको हमने नाम दिया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें बेसिकली वॉलेट्स थे जिन पे आप पैसे लोड कर सकते थे और कुछ स्पेसिफिक मर्चेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के यहाँ पे आप उनकी पेमेंट भी दे सकते थे। ये डिजिटल वॉलेट जो थे इनके लिए भी वैलिड क्रेडेंशियल्स की जरूरत थी, यानी कि आपको प्रॉपर इनके पासवर्ड सेट करने थे। एंड इसके अलावा इनमें फिर केवाईसी के भी नॉर्म्स आ गए थे, जो केवाईसी जिसको भी इस वॉलेट में इंट्रोड्यूस करना खुद को, तो उसको केवाईसी भरना पड़ रहा था। इसमें एग्जांपल्स काफी सारे हैं, अमेजॉन पे, पेटीएम, मोबिक्विक, फ्री चार्ज, ये सारे के सारे लेकर के आए थे। अब इनको एक और एडिशनल बेनिफिट ये था कि इन सब को कैशबैक देना भी अलाउड था, और इसी वजह से ये इतने पॉपुलर हुए क्योंकि इन्होंने इनिशियली काफी कैशबैक दिया। बट इन सब की कमर सी तोड़ दी जब यूपीआई इंट्रोड्यूस हो गया, विच वाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने सारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सब को आप यहां पे एक बार में ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, आप सभी लोग यूज कर ही रहे हैं, एंड ये एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से सारे बैंकिंग फीचर्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में यही है, फटाफट पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं और एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से सारे बैंक अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। इसके अलावा आपको यहाँ क्यूआर कोड इनेबल्ड है, तो कोई भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, मर्चेंट पेमेंट भी ले सकते हैं, और इसके अलावा यूटिलिटी पेमेंट्स वगैरह करने में भी बहुत सुविधा हो गई है। बहुत फटाफट बैंकिंग कर सकते हो आप, पेमेंट्स कर सकते हो विदाउट इवन लॉगिंग इनटू योर इंटरनेट बैंकिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स अगेन सारे रीडिंग कैटेगरी है, एक बार पढ़े जा सकते हैं कि बैंक को क्या फायदा हुआ, कस्टमर को क्या फायदा हुआ और मर्चेंट्स को क्या फायदा हुआ। थर्ड पॉइंट जो आता है यूपीआई के बाद, अब नया कॉन्सेप्ट है जो कि है नियो बैंक्स। नाउ नियो बैंक्स आर जस्ट लाइक बैंक्स बट दे ऑपरेट फुल्ली ऑनलाइन, पूरा का पूरा ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। इसके एग्जांपल में जुपिटर बहुत ऐड आता आजकल, इंस्टेंट पे, पेजोलो, फ्रीओ, चेकबुक, नियो बैंक जैसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल बैंकिंग करवाते हैं लेकिन विदाउट अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको इनका अकाउंट खोलना है, ऑनलाइन खुल जाएगा, पैसे ट्रांसफर करने हैं ऑनलाइन ही कीजिए, निकालने हैं ऑनलाइन निकालिए, डेबिट कार्ड चाहिए ऑनलाइन मिल जाएगा, कई बार बाद वो फिजिकली डिलीवर भी हो जाता है। तो ये सारे नियो बैंक्स के एडवांटेजेस हैं। फायदा क्या है, हम यंग जनरेशन वालों के लिए कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नीश ऑडियंस है, यूजुअली जो यंग लोग हैं वो इस तरह की बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि कोई रेंट वेंट नहीं लग रहा है, कोई ब्रांचेस खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो आप, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, यूजर फ्रेंडली है और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, रियल टाइम नोटिफिकेशन फीचर है। तो ये सारे कई सारे ब्रिलियंट एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स ऑफ नियो बैंक्स। नेक्स्ट आता ऑन अवर रडार फिनटेक। फिनटेक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, फाइनेंस एंड दूसरा है टेक। सो फिनटेक बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी जो भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रही है वो सारी की सारी फिनटेक के नाम से जानी जाती है। और फिनटेक कंपनीज का काम ये है कि वो लोग स्टार्टअप्स बनाएं ऐसे जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को डिजिटली आप तक प्रोवाइड कर सके और आपको बेटर एंड रिफाइंड सॉल्यूशंस दे सके। यहां पे बोला है दैट यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज व्हाट फिनटेक मींस। फिनटेक में अगर आप देखें तो आज की डेट पे कई सारे फिनटेक सर्विसेज शुरू हो चुके हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग, बैंक से लोन लेना है अलग बात है लेकिन ये भी दे सकते हैं। इंश्योरटेक, टेक्नोलॉजी की मदद से ही इंश्योरेंस हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए तो खैर हमें पता ही है, वॉलेट्स वगैरह सब है ही। वेल्थ टेक भी है जहां पे आप ऑनलाइन ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ले सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन सम वेल्थ अकाउंट्स। और रेग टेक भी है जहां पे आप रेगुलेशंस को भी टेक्नोलॉजी की मदद से उनका जो रेगुलेटरी वर्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल फाइनेंस लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फाइनेंस में नंबर 1 इंपॉर्टेंट है डिजिटल फाइनेंस के बिजनेस फंक्शंस को अच्छे से कर पाना। नंबर 2 है डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजी और इसके कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। और नंबर 3 है डिजिटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। डिटेल में जानते हैं इनको। सबसे पहले अगर हम डिजिटल फाइनेंस बिजनेस फंक्शंस की बात करें तो डिजिटल फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप हर तरह से अपने पैसे जो है आप फाइनेंस करवा सकते हो, आप अपने वर्किंग कैपिटल को
पा सकते हो थ्रू डिजिटल वर्क। अब इसमें आपके इनवॉइसिंग आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग आ जाती है, लीज फाइनेंस, क्राउड फंडिंग, ये सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे आप डिजिटली अपने फाइनेंसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूडेड है, डिजिटल मनी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड विथ योर बिजनेस फंक्शनिंग। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ब्लॉकचेन एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन में होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स होते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, एंड यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्डर, टाइम स्टैम्प्ड और हाई सिक्योर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये पूरा का पूरा वेरीफाइड और वैलिड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और ब्लॉकचेन लेजर में रखता है उसको। अब कई लोगों की इसमें कंप्लेन है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो देयर इज नो अदर वे टू फाइंड द पासवर्ड, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। बहुत सिक्योर्ड है, इतना सिक्योर्ड कि यहाँ पे पासवर्ड भूलने के बाद में आपके पैसे गए। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क। अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है, आई थिंक टेक्नोलॉजिकली इन सब प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा, बेटर किया जाएगा। बट देन वी हैव सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क्स पे ऑब्वियसली सब लोग अपने से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज की डेट पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका सोशल नेटवर्क पे प्रेजेंस नहीं है। ऑब्वियसली दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बिजनेस। इसके अलावा नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कम्युनिकेशन करवाता है दो डिवाइसेस के बीच में जो कि फिजिकली एक दूसरे के आसपास हैं। इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद डिवाइसेस इफ दे आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली है ही, जहां पे आप अपने डेटा और रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं अमंगस्ट पीयर्स। बिग डेटा एनालिटिक्स है, जहां पे आप बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस डेटा को एक बार में अपने एआई या फिर मशीन लर्निंग की मदद से एनालाइज कर सकते हैं और उसके आउटपुट को एंजॉय कर सकते हैं। जितनी भी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है वो सारी जैसे हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, वो सारा बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से ही होता है। इसके अलावा कई सारे और इनेबलर्स हैं जिसमें ऑटोमेशन और एआई की मदद से हम अपना काम आसान कर पाते हैं। डिजिटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो फिनटेक कंपनीज आती है। ये वो कंपनीज है जो कि फिनटेक के एरिया में काम कर रही है, एंड ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो कि अब इसमें उतर रहे हैं। तो फिनटेक तो एकदम प्रॉपर वो कंपनियां हैं जो यही काम करने आई है, बट आज की डेट पे ट्रेडिशनल जितने भी हैं वो सब भी आज ऑटोमेशन में आ रहे हैं, वो सब भी आज अपने एप्स लेकर के आ चुके हैं, वो सब भी डिजिटल फाइनेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैंक का खाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको अब बैंक में जाके ऑपरेट करना पड़ता है, फिनटेक एक अलग ही दुनिया है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जितने भी ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं वो सब भी अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए अपने अपने ऐप लेकर के आ चुके हैं। ये सारे ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि फिनटेक को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पर रेगुलेशन की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। और रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो देखो टाइम टू टाइम रेगुलेशन आई है इस पूरे एरिया में। क्यों आई है, इसका एक बहुत बड़ा रीडिंग कैटेगरी वाला पोर्शन है जिसका सारांश क्या है मैं आपको बता देता हूं। सारांश यही है कि भाई रेगुलेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नई चीज है, कस्टमर्स को नुकसान ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का डेटा ब्रीच नहीं हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन बना रहे, ऐसा नहीं हो किसी की मोनोपोली हो जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर रेगुलेटर्स इस दुनिया को समझ रहे होंगे तो इस दुनिया में आने वाली कमियों को भी रेगुलेटर्स आइडेंटिफाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो सरकार और रेगुलेटर्स का इसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के इसमें मिलकर के अच्छे से काम होगा। एंड दिस इज द रेगुलेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन द डिजिटल फाइनेंस स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड जरूर कीजिएगा। इसी में आगे जाते जाते वो सारे के सारे एक्ट्स, रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं जो कि इंडिया में टाइम टू टाइम पास हुए हैं, जो कि डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड है। जैसे कि पहला था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007, जिसमें पेमेंट सिस्टम को ऑथराइज किया गया था और बोला गया था कि बेसिकली कोई भी पेमेंट सिस्टम अगर लाना चाहता है, पेमेंट सिस्टम बाय द वे वो सारे वेबसाइट्स पे होते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। अब इसमें सीसी एवेन्यू है, रेजर पे है, ऑल दोस थिंग्स हैं। तो इनको बेसिकली आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही वर्क करने का काम मिलेगा। ये 2007 में ऑर्डर आया था। फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर में एक रूल आ गया था जो कि आया था फॉर वॉलेट्स, तो यह आया था साल 2017 में। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट्स को लेकर के एनपीसीआई के गाइडलाइंस आए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीआई पूरा वर्क करता है। इसके अलावा ये तो बहुत पुराना एक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ने अलाउ किया था एनबीएफसी इसको ऑपरेट करने के लिए इंडिया में। बहुत पुराना रेगुलेशन है बट हाँ इफेक्टिव है। फिर गाइडलाइंस आए, रेगुलेशंस आए फॉर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए भी डायरेक्टिव्स आए और ये डायरेक्टिव साल 2017 में आए।
गवर्नमेंट गवर्निंग पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड गेटवेज, तो गवर्नमेंट ने भी इनको गवर्न करना शुरू किया, पेमेंट एग्रीगेटर्स को और पेमेंट गेटवेज को 2020 के ऑनवर्ड्स। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज आए, अब ये तो इन जनरल आए 2002 में और इनके प्रिवेंशन के लिए रूल्स आए 2005 में। ये ऑब्वियसली डिजिटल स्पेस में भी लागू होते हैं, तो अगर आप बैंक में खाता खोलते हैं तो वहां पे भी केवाईसी देना है, और अगर आप एक नियो बैंक में खाता खोलोगे तो वहां पे भी केवाईसी देना है एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा एक्ट्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड प्रिवेसी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त सबसे बड़ा रिस्क यही है कि भैया हमारा डेटा ब्रीच हो सकता है और हमको उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इसी पे गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाया और डेटा एन्क्रिप्शन करने का और डेटा प्रॉपर्ली स्टोर करने का रेगुलेशन रखा अपने सामने। मेरे ख्याल से आप सबको पता है या कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, एक वेबसाइट बनाने के लिए भी आपकी डेटा पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। अब ये सब कैसे आए ये सब नियम, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरह के मैंडेट्स डाल दिए। नेक्स्ट है गवर्नेंस इन डिजिटल फाइनेंस। अब गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो देखो ओवरऑल यही बात है कि भैया डिजिटल फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्पेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट देखेगी कि भाई इंटरनेट इकोनॉमी को गवर्नेंस करने में इश्यूज आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की मैनेजमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, टैक्सेशन, कस्टमर प्रिवेसी एंड ओनिंग एंड शेयरिंग ऑफ डेटा, ये सब कई क्रिटिकल एरियाज हैं जिन पे रेगुलेटर्स को आए दिन चैलेंजेस आते रहेंगे। बट अगर हम इसकी ओवरऑल गवर्नेंस की बात करें तो वक्त वक्त पे the agencies will have to find कि क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या क्या बॉटलनेक्स आ रही हैं। they will have to find कि किस तरह से इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है और किस तरह से इसको और बेटर किया जा सकता है। so they are interested with the principles which are these, जिसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन प्लेस, रिफ्लेक्सिव और आइटरेटिव रेगुलेशंस होनी चाहिए जिससे आपके इस पूरे प्रॉपर फंक्शनिंग का फायदा हो जाए। रेस्पॉन्सिबल एक्टर्स को फॉस्टर कीजिए, यानी उनको और बढ़ने में मदद कीजिए। ओवरसाइट एंड एनफोर्समेंट काम है इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स का। एंड फाइनली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी मदद से अब डिजिटल फाइनेंस को बूम मिलेगा। एंड दिस आई थिंक इज द फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। आने वाले टाइम पे कैश ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, विल बी ट्रांजैक्टिंग मोर एंड मोर ऑन डिजिटल इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल फाइनेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द रीजन वाई दिस इज देयर इनटू आवर सिलेबस। आई होप आपको ये पूरी रीडिंग में बड़ा मजा आया होगा। हमने डिटेल में कई चीजों को डिस्कस किया, कई चीजों को आपको समझ करके ऑब्वियसली याद करना है, बट दैट यू कैन डू। अभी हमने अच्छे से समझा इस पूरे चैप्टर को, कई चीजों को समझा है और नोट्स ब्रिलियंटली डन है, तो जरूर से यहां से पढ़ें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें एंड यू विल बी ऑन टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए, बाय।